सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो मीडियम दिया हुआ है, दिस इज द मीडियम 1 और दिस इज द मीडियम 2। ठीक है, ये दो मीडियम को एक बाउंड्री डिवाइड कर रहा है जो कि कर्व सरफेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है मीडियम 1 में रखा हुआ है, उसका इमेज मीडियम 2 में बन रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ से इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया बाउंड्री पे, फिर आप नॉर्मल डाल दिए हैं सेंटर से। ठीक है, सेंटर से इस पे नॉर्मल डाला गया तो ये इंसिडेंट एंगल θ1 है। θ1 इज द इंसिडेंट एंगल और θ2 इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर रे रियल मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आता है तो नॉर्मल के पास चला आता है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के पास आ गया है और यहाँ पे आके ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है जहाँ पे इमेज बन जाता है। ठीक है, इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कहलाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज डिस्टेंस जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। चलिए अब ये अल्फा एंगल जो बन रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बीटा जो है प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के बीच का एंगल है, और गामा जो एंगल है वो प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेक्सियल रे है, नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एंगल बहुत छोटा होता है। और आप जानते हैं जब एंगल बहुत छोटा होता है तो उस एंगल को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सिमिलरली हम लोग बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, है ना, एंड सो ऑन। देखिए जो लिखा हुआ इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मीडियम इन विच एक्चुअल इंसिडेंट रे लाइज। जहाँ पे इंसिडेंट रे लाई करता है उस इंसिडेंट रे में ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसका मीडियम 1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। फिर आपका ये μ2 है, μ2 μ2 is the refractive index of the medium in which actual refracted ray lies। जहाँ पे इमेज बन रहा है उस तरफ का मीडियम है 2 और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ओ शो कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और P जो है पोल है, C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम लोग सरफेस पे इस पॉइंट पे जो पॉइंट एम है वहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या होगा, तो μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2, है ना। और यहाँ पे μ1 साइन आई इज इक्वल टू होता है μ2 साइन आर, और आई जो है θ1 है और आर जो है θ2 है। ठीक है, एंगल बहुत छोटा होने के कारण हम इसको लिख सकते हैं μ1 θ1 इज इक्वल टू μ2 θ2, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है ना। चलिए अब ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ओ एम सी। ट्रायंगल ओ एम सी को देखेंगे तो हो जाएगा आपका एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका θ1। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। फिर से देखिए ट्रायंगल एम सी आई को, ट्रायंगल एम सी आई में हम क्या लिख सकते हैं, तो θ2 प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा θ2 प्लस गामा। अब यहाँ से θ1 हमें पता है अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ से हम θ2 लिखेंगे तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये जो इक्वेशन 1 2 है उसको हम पुट कर देंगे, सॉरी 2 3 इक्वेशन जो है उसको पुट कर देंगे 1 में। तो θ1 के बदले में पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, और θ2 के बदले में पुट करेंगे बीटा माइनस गामा। ठीक है, चलो अब यहाँ से जो बीटा है उसको एक तरफ ले लेते हैं और अल्फा गामा को एक तरफ ले लेते हैं।
यहाँ से हो जाएगा म्यू1 अल्फा और म्यू1 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 बीटा माइनस म्यू2 गामा। ठीक है, अब चलिए ये बीटा को उस तरफ ले आते हैं, गामा को इस तरफ ले आते हैं, तो म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 गामा, इधर माइनस में था इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। म्यू2 बीटा को इस तरफ ले जाइए। ठीक है ये हो जाएगा आपका म्यू2 माइनस म्यू1 बीटा हुआ। अब देखिए अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा, गामा को लिख सकते हैं tan गामा और बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा। और tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो देखिए यहाँ से पहले लिखेंगे हम लोग tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, तो mp बाई क्या हो जाएगा r, यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी बीटा इधर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका pm या mp बाई r लिख सकते हैं। और सेकेंड क्या है, देखिए यहाँ पे अल्फा है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा mp बाई u, तो mp बाई u, और यहाँ पे नेगेटिव साइन कन्वेंशन के कारण लगाया गया है। जो आप जानते हैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट टू इंसिडेंट रे हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया गया है। और गामा के केस में क्या हो जाएगा आपका pm बाई v, तो pm बाई v, यहाँ से जो pm कॉमन लेके कट जाएगा तो हो जाएगा आपका म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यही आपका सरफेस फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, दिस इज द सरफेस फार्मूला फॉर द, ये आपका सरफेस फार्मूला है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक मीडियम में रहेगा और जो इमेज है दूसरे मीडियम में बनता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए म्यू2 क्या है, तो म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर रिफ्रैक्टेड रे लाइज, और म्यू1 क्या है, म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इंसिडेंट रे लाइज। याद रहेगा आपको। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी इज द इमेज डिस्टेंस, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब भी आप डाटा पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है, तभी आंसर सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फिर से मैं बोल देता हूँ, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। आपको याद रखना है म्यू2 क्या है, तो म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे लाइज, और म्यू1 क्या है, तो म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर इंसिडेंट रे लाइज। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें इस फार्मूला को यूज करने के लिए क्या आना चाहिए, तो साइन कन्वेंशन अच्छा से आना चाहिए, और ये साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं पहले से ही मिरर में। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आप जानते हैं ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, along the direction of incident ray all distance are positive, opposite to direction of incident ray और distance are negative। इतना ही याद रखना है आपको कि along the incident ray चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और अपोजिट टू इंसिडेंट रे चलेंगे तो नेगेटिव होगा डिस्टेंस मापने के लिए। और याद रहे आप डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, तो पोल से मापेंगे। ठीक है, चलो बोला गया है कि दीज आर द वैलिड फॉर ऑल सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस। किसी भी सिंगल रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए ऊपर वाला जो फार्मूला है वो वैलिड है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है, कॉनकेव सरफेस भी हो सकता है और प्लेन सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस रेडियस कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आर के जगह पे इनफाइनाइट पुट कीजिए तो ये हो जाएगा म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू1 बाई म्यू2। और यही तो हम लोग पढ़े थे, याद है। v जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, म्यू2 है और ये म्यू1 है और म्यू2 है। यानी d एक्चुअल बाई d एपरेंट इज इक्वल टू होता है म्यू1 बाई म्यू2, जो हम प्रूव किए थे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस। यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए कुछ केसेज है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। बोला गया है कि फोकल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो सिंगल स्फेरिकल सरफेस हैज टू प्रिंसिपल फोकल पॉइंट
विच आर एज फॉलोज। दो प्रिंसिपल फोकस होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो फर्स्ट फोकस क्या है, तो फर्स्ट फोकस, द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द इमेज इज फॉर्म एट द इनफाइनाइट, है ना। इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है ना। तो जो हमारा मेन फार्मूला है उसमें हम डाटा को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें ये फॉर्मेट आ जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस म्यू वन आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन। कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। फिर आपका सेकेंडरी फोकस ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, इनफाइनाइट पे, और जिस पॉइंट पे इमेज बनता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा f2, ठीक है। वहाँ से हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू टू आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन। यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव मिल रहा है और पहला वाला केस में फोकल लेंथ नेगेटिव मिल रहा है। क्यों नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ से मापेंगे, पोल से, और पोल से मापने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों का रेशियो लेंगे तो दोनों का रेशियो आ जाएगा f1 बाई एफ टू इज इक्वल टू माइनस म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है। चलो, तो इतना तक समझ में आया। चलिए कुछ न्यूमेरिकल से उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बोला गया है कि एन एयर बबल इन अ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 इज situated at a distance of 3 centimeter from the spherical surface of the diameter 10 centimeter as shown in figure. At what distance from the surface will the bubble appear if the surface convex or concave? दो केस दिया है कि अगर सरफेस कॉन्केव होगा तो क्या होगा, सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा, है ना। चलिए, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। और सरफेस का डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम है। एक का है 1.5, दूसरा का है 1, है ना। और यहाँ पे म्यू वन क्या हो जाएगा, तो 1.5 होगा क्योंकि उसी तरफ क्या है, इंसिडेंट रे है। और म्यू टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि उस तरफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब हम सरफेस फार्मूला को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ध्यान रहे आपको साइन कन्वेंशन अच्छा से यूज करना है। तो जो हमें चाहिए सब डाटा इधर से निकालेंगे। म्यू वन क्या है, तो 1.5। हमें कैसे मालूम चला कि ये म्यू वन है, क्योंकि जिस तरफ इंसिडेंट रे होगा उसी को हम लोग बोलेंगे म्यू वन। म्यू टू 1 है, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -5 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों, क्योंकि पोल से हम इस तरफ मापेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसका कर्व जो है इस तरफ है, ऐसा है तो रेडियस भी अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव मिल रहा है, कितना, -2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट से जस्ट थोड़ा सा पहले हमें दिखाई देगा क्या, इमेज। द बबल विल अपीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स कर्व सरफेस इनसाइड द ग्लास। ग्लास के अंदर दिखाई देगा लेकिन थोड़ा पहले दिखाई देगा, है ना। सेकेंड केस है जब हमें क्या लेना है, कॉनकेव सरफेस लेना है। पहला वाला में कॉन्वेक्स था, दूसरा वाला में कॉनकेव है, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा। डाटा पुट करेंगे, पुट करने के बाद इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया, मतलब सेम साइड है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, 1.66 सेंटीमीटर। यानी ये पोल के पास आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा पास दिखेगा हमें, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, सिंपल सा है।
कैलकुलेशन है, आपको साइन कन्वेंशन अच्छा से यूज करना है। अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छा से यूज कर पा रहे हैं तो आप इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको करते हैं। बोला गया है कि इन द थिन स्फेरिकल फिश बॉल of radius 10 centimeter filled with the water of the refractive index 4/3, there is a small fish at a distance of 4 centimeter from the center as shown in figure। ठीक है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे एक फिश है और इसमें पानी भरा हुआ है। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और सेंटर से 4 सेंटीमीटर सेंटर से 4 सेंटीमीटर पे फिश है। बोला गया है कि वेयर विल बी द फिश अपीयर टू बी इफ सीन फ्रॉम ई एंड एफ। अगर एफ से देखा जाएगा तो बताइए फिश जो है कितना डिस्टेंस पे दिखेगा, किधर दिखेगा, और ई से देखा जाएगा तो कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगा। चलिए अगर एफ से देखा जाएगा तो ये जो सरफेस है ये आपका कॉन्वेक्स होगा और इस तरफ भी कॉन्वेक्स ही है। तो देखिए पहला केस लेते हैं। पहला केस में क्या है, तो पहला केस में है कि कहाँ से देखना है हमें, तो ई से देखना है। ई किस तरफ था, ये रहा आपका ई, है ना। तो ई से देखा जाएगा तो म्यू1 क्या होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है या जहाँ से इंसिडेंट रे आता है। तो इंसिडेंट आ रहा है कहाँ से, तो ऑब्जेक्ट से जो कि पानी के अंदर है। तो वहाँ से हो जाएगा आपके म्यू1 4/3, म्यू2 हो जाएगा 1, बाहर का है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे मापने के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 4 है और ये 10 है, तो हाफ भी 10 होगा, उसमें से -4 हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा पोल का। पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5.3 सेंटीमीटर। सेम साइड बन रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बन रहा है थोड़ा पहले बन रहा है, मतलब आपके पास में इमेज बनेगा। ठीक है, सेकेंड केस में एफ से देखने से सेम डाटा रहेगा, सब चीज़ सेम सेम रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर मापने के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ जाएगा 10 + 4 14, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -16.154 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, मतलब जो पास में था वो पास में नज़र नहीं आएगा और थोड़ा दूर नज़र आएगा। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आपको, सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसके आगे हमें पढ़ना है लेंस अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, उस असाइनमेंट को आप कीजिएगा, है ना। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। ये था आपका सरफेस फार्मूला, याद रहेगा आपको। सरफेस फार्मूला क्या है, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 क्या है, तो जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जाता है ना, और μ1 क्या है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे लाई करता है। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इज द इमेज डिस्टेंस। ठीक है।